हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। हम पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कस किए थे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि के द्वारा किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, सबको आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके थोड़ा बता दे रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या कहता है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का डिफिनीशन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम का डिफिनीशन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का डिफिनीशन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एचसीएफ में हम वैसी संख्या ले रहे थे जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहा था, जबकि एलसीएम में हम वैसी संख्या लेंगे जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। यानी कि एलसीएम का डिफिनीशन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे दी गई संख्याओं का एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 18 और 20। हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अभी फ़िलहाल दो ही संख्या लेके चलते हैं, आगे के एग्जाम्पल में हम तीन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल जाता है इसके बारे में भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इससे डिफिनीशन को समझने का कोशिश करते हैं। हमको इन संख्याओं का जब एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ का डिफिनीशन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी कि इस केस में भी हमको एक संख्या, ऐसा संख्या लेना है जो इनको पूर्णतः विभाजित करे, तो ये संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। क्या संख्या आएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन बस डिफिनीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी दी गई किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के एचसीएफ पूछे तो हमको ऐसी संख्या लेना है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, इसके बाद इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए जो इनको विभाजित करे। यानी कि ये सबसे बड़ा संख्या लेंगे जो इनको पूर्णतः विभाजित करे। और इसी का अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम 12 और 18 का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का डिफिनीशन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या। यानी कि संख्या हमको ये भी एलसीएम के रूप में संख्या हमको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, मतलब कि इनसे जो हम संख्या लिए हैं वह पूर्णतः विभाजित हो। तो ये तो रहा इसका डिफिनीशन कि संख्या हम एलसीएम के रूप में भी लेंगे और एचसीएफ के रूप में भी लेंगे। अंतर सिर्फ यही है कि जो हम यहाँ एचसीएफ के रूप में संख्या लेंगे वह दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा, लेकिन जब जो हम एलसीएम के रूप में संख्या लेंगे वो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। तो ये रहा इसका डिफिनीशन। अब आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से किन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यही ले लेते हैं 12 और 18। जैसे हमको 12 और 18 का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है गुणनखंड विधि से।
सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं। 12 को अलग फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 18 को अलग। अगर गुणनखंड करना नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं एक दो क्वेश्चन में कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, इस संख्या को पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 से ट्राई करेंगे। क्या 2 से 12 विभाजित होगा? हाँ होगा। 2 से तो यह हो जाएगा 6। फिर देखिए, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी, तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। हालांकि 3 से भी करेंगे तो हमको आंसर तो मिलेगा, लेकिन एक प्रोसेस होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, ताकि आगे चल करके किसी भी क्वेश्चन को, मतलब किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना हो। 6 में 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है, लेकिन 2 और 3 में छोटा 2 है, तो इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 2 3 6। अब फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अब वैसे ही 18 में 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा। लेकिन इन सब 2 3 6 और 9 में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आ जाएगा 2 9 18। अब 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अब देखिए, 12 = हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 = लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब देखिए, इनमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उसमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF = 2 × 3 यानी कि 6। HCF 6 हो जाएगा। अगर यहीं से हम LCM निकालना चाहें, LCM, तो इनमें से एक एक संख्या बाहर लेंगे, यानी कि 2 × 3, और जो संख्या बच रहा है, जो संख्या कॉमन नहीं है, उनको भी गुणा में लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 9 2 18 2 36। तो यही एकदम सेम यही प्रोसेस है किसी भी संख्या का HCF और LCM निकालने का। मान लीजिए कि 2 संख्या था, अगर हमको 3 संख्या दे दे, ये तो हो गया LCM और HCF। कुछ जगह पर इसको ये इतना जो टर्म्स है, इतना ये जो दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 = 2 कितने बार आया है? 1 2, तो 2 का पावर 2 और इंटू 3 अकेला है तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। अब 18 के बदला में ऐसे भी लिख सकते हैं 18 = 2 एक बार है तो 2 उतार देंगे, और 3 2 बार है तो इसको भी उतार देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 एक बार है और इसमें 2 2 बार है, यानी कि 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हम HCF के लिए कौन सा 2 लेंगे और LCM के लिए कौन सा 2 लेंगे? यहाँ पे देखेंगे तो 3 यहाँ भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो 3 है और यहाँ पे 1 ठो 3 है, यानी कि यहाँ पे 1 गो 3 है, यहाँ पे 2 गो 3 है। तो देखिए, जब भी HCF लेना हो, HCF लेना हो, तो ये इन दोनों में कुछ, ये मान लेते हैं कि ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है। तो जो कॉमन है, जब भी HCF लेना हो, जो कॉमन है उसमें से छोटी वाली संख्या लेते हैं। HCF लेने के लिए छोटी वाली संख्या लेते हैं। इसके पास तो एक ही 2 है, इसके पास लेकिन 2 ठो 2 है। अब ये अगर साझा भी करना चाहे तो इसके 1 2 के साथ ही इसका 1 2 साझा कर पाएगा, यानी कि कॉमन तो एक ही है, ये 2 कॉमन है और ये कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है दोनों में, तो 1 2 बाहर ले लेंगे। और इसमें भी देखिए, इसके पास 2 गो 3 है और इसके पास 1 गो 3 है, कॉमन अधिक से अधिक एक ही कर सकता है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये फिर इसका HCF आ गया 6। सीधा साधा मतलब है कि जब भी HCF लेना हो तो कॉमन वाली संख्या में से, जो कॉमन है उसमें से छोटा जो संख्या होगा, छोटा मतलब कि इसके पास 2 गो 2 है और इसके पास 1 गो 2 है, तो ये छोटा है इससे, तो इसमें से जो छोटा होगा उसको बाहर लेंगे। इसके पास 2 गो 3 है, उसके पास 1 गो 3 है, इन दोनों में जो छोटा है उसको बाहर लेंगे। तो ये तो होगा HCF। अगर हमको LCM निकालना हो तो देखिए, इसमें क्या ले रहे थे? इसमें छोटा ले रहे थे, लेकिन जब LCM निकालना हो, LCM, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला है, यानी कि 2 का पावर 2, और इसमें बड़ा कौन है? ये वाला है, यानी कि 3 का पावर 2।
तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9, फिर ये आ जाएगा 36। तो इसको हम पावर के रूप में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद रखने वाला चीज़ ये है कि जब भी HCF रहता है तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, छोटा वाला कॉमन HCF में लेते हैं, इसमें भी छोटा 3 है तो छोटा वाला कॉमन HCF में लेते हैं, जबकि जो बड़ा कॉमन होता है, ये जो बड़ा कॉमन है उसको LCM में लेते हैं और उसको गुणा कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक्स से ही ले लेते हैं। बुक्स से मान लीजिए दिया है 96 और 404 का HCF निकालें। क्वेश्चन दिया है कि 96 और 404 का HCF निकालें। सॉल्यूशन देखिए 96 और 404 का HCF निकालना है। प्रोसेस वही है कि इसको अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 96 भाग देने का प्रोसेस वही है कि सबसे पहले छोटी संख्या से, इसमें 2 से भाग लग रहा है तो यह हो जाएगा 2 चौका 8 और 1 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 6, फिर 2 से तो 3, फिर 3 से तो 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक गुणनखंड करते रहते हैं। अब 404 में 2 से भाग लगेगा 2 से तो यह आएगा 202, फिर 2 से भाग देंगे तो 101। 101 कौन सी संख्या से कटता है? शायद किसी भी संख्या से 101 में भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पे 101, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, वही वाला प्रोसेस। 96 को हम लिख सकते हैं, कितना 2 है? 1 2 3 4 5 का 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे तो ये वाला दोनों कॉमन है और इसमें भी देखेंगे तो ये वाला कॉमन है, तो इसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे। यानी कि HCF, जब भी HCF लेना हो तो इसमें से एक को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4। और जब LCM लेना हो, LCM, तो इन दोनों में से एक को बाहर तो निकलबे करेंगे, लेकिन जो जितना बचा होगा ना उसको भी गुणा में लिख लेंगे। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, इसको गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा, LCM। और इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे। 96 को हम लिख सकते हैं, 96 को 2 गुणा 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का पावर 5 इंटू 3। 404 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इंटू 101। अब देखिए इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है। हमने बताया था कि जब भी HCF लिया जाता है तो कॉमन में जो छोटा होता है उसको बाहर लेते हैं, यानी कि 2 का पावर 2, इसका मान 4। और जब भी LCM लेते हैं, LCM, तो कॉमन में जो बड़ा होता है उसको तो लेवे करते हैं, और जो भी संख्या बच जा रहा है जो कॉमन में नहीं है उसको भी गुणा में लिख लेते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये और ये संख्या दोनों का मान सेम आएगा, यानी दोनों का आंसर एक समान आएगा। यहाँ पे आंसर बस देखिए, हमको क्वेश्चंस इस रूप में भी दे सकता है। अगर सॉल्व करने के लिए दे दे तो आपकी मर्जी, जो भी विधि आसान लगे, ऐसे लिखना आसान लगे या फिर ऐसे लिखना आसान लगे, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सामने अगर कोई क्वेश्चन दे दे इस टाइप से तो भी आप HCF और LCM निकाल पाए। इस रूप में भी कोई क्वेश्चन दे दे तो आपको HCF और LCM निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। जितना भी आपको क्वेश्चन देगा HCF और LCM निकालने के लिए गुणनखंड विधि से, सबका HCF और LCM एकदम ऐसे ही निकलेगा, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, यही है गुणनखंड विधि। अब आइए गुणनखंड से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बुक में दिए हैं। अब मान लीजिए कि ये है 96 का गुणनखंड, ठीक है। अगर हमारे पास दे दे कि 96 में 5 का
अधिकतम घात बताए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दे कि 96 में 5 का अधिकतम घात बताए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि 96 में 5 का अधिकतम घात बताए, यानी कि 96 में 5 कितने बार आया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 96 में 5 कितने बार आया है। तो ये तो हमारे पास एक ही मेथड है कि जब तक उसका गुणनखंड करेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें 5 कितने बार आया है या फिर कोई और संख्या कितने बार आया है। ठीक है, इसको हम तुक्का मार करके सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोसेस वही है, हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ही बता पाएंगे कि 96 में 2 कितना है, 5 कितना है। कुछ भी पूछा हो वो संख्या 96 में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे पूछ लिया, कोई भी संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसमें 5 का अधिकतम घात कितना है। अब बताइए यहाँ पे कहीं आपको 5 दिख रहा है, इसमें कहीं भी आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 0। 5 का अधिकतम घात 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे यही क्वेश्चन हो कि 96 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5। 2 कितना है? 2 5 गो है। 2 का अधिकतम घात 5 है। हम डायरेक्ट तीर के साथ लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 का अधिकतम घात 5 है। ऐसा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि आगे चल करके कभी कॉपी पलटे तो समझ में आए। तो 2 का अधिकतम घात 5 है। अगर पूछ ले कि 96 में 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 कितने बार आया है? 1 बार आया है, तो 3 का अधिकतम घात 1 है। 2 का अधिकतम घात 5 है। 5 का अधिकतम घात 0 है। अगर पूछ लेता भूल से भी कि 7 का अधिकतम घात कितना है, तो 7 हिले नहीं है इसमें एको गो, तो 7 का अधिकतम घात 0 हो जाएगा। घात वाला संख्या भी बुक्स में दिया है, कुछ बुक्स में दिया है और कुछ में नहीं दिया है। तो इस तरह से घात वाला संख्या भी क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर संख्या में 5 के कितने घात है, 3 के कितने घात है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। गुणनखंड विधि में गुणनखंड वृक्ष करके क्वेश्चन देता है और उसमें कुछ वेरिएबल के रूप में टर्म्स दे देगा और उसका मान पूछेगा। कैसे पूछता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमको क्वेश्चन दे देगा कि 96 का गुणनखंड वृक्ष बनाए। क्वेश्चन दे देगा कि 96 का गुणनखंड वृक्ष बनाए। अब गुणनखंड वृक्ष बनाया कैसे जाता है? हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? मान लीजिए हमको 96 का ही, मान लीजिए यहाँ पे 20 का गुणनखंड करना है, तो 20 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? एक भाजक यानी कि जिससे हम भाग देते हैं वो आता है, और दूसरा क्या आता है? भागफल आता है। जितने बार में दी गई संख्या, जितने बार में भाग लगता है वो संख्या आता है। इसमें रिमाइंडर का कोई रोल नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे 2 से इसमें भाग दिए तो भागफल क्या आया? 10। ये हुआ भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, ये हुआ भागफल। अब देखिए 96 के गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। एक छोटा सा इधर खींचेंगे और एक इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 96 में सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग लगेगा, 2 से, तो आ जाएगा 48। देखिए यहाँ पे भाजक को लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भागफल को। इतना टर्म्स को समझ जाएंगे तो गुणनखंड वृक्ष में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या रहता है? 1 बनाना रहता है। इसको 1 बनाते हैं हम। गुणनखंड में क्या करते हैं कि भागफल को 1 बनाते हैं। अब देखिए ये 48 है, 48 में किससे भाग लगेगा? 2 से, तो यह आ जाएगा 24, ठीक है। और फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 6, यानी 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 6। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3, 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3, और फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1। प्रोसेस क्या है कि जैसे गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग देते थे और भागफल को यहाँ लिखते थे, वैसे ही जिस संख्या से भाग देंगे उसको यहाँ लिखेंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे वही प्रोसेस यहाँ पे जिससे भाग दिए हैं उसको लेफ़्ट साइड में लिखे हैं और जो भागफल आया है उसको राइट साइड में लिखे हैं। ये तो हो गया गुणनखंड वृक्ष। अब मान लीजिए कि यहाँ पे गायब कर दे, कुछ देर के लिए सोच लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर y दे दे, तो क्या हम यहाँ ये y का मान निकाल नहीं सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। ये टर्म कैसे आया है? इससे इस संख्या में भाग दी है, यानी कि
96 में 2 से भाग दिए हैं तो 48 आया है। ये टर्म्स, इस टर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं, इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 96 में 2 से भाग दिए तो 48 आया है। अब इसको भी वैसे ही लिख देते हैं, इतना को y में हमको मालूम y का मान निकालना है, तो y में 2 से भाग दिए तो कितना आया है 12। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आता होगा, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये हो गया 12 दूना 24। अब बताइए इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। गुणनखंड वृक्ष दे देगा और पूछ देगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल का मान है उसको निकालिए, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है। y का मान 2, ये रिलेशन याद रखिएगा कि ये इसको इससे भाग दिए तो ये आया है, वैसे ही y में 2 से भाग दिए तो 12 आया है, और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे x दे देता और हमसे x का मान पूछता, तो इतने टर्म्स को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x में 2 से भाग दिए तो भागफल 3 आया। अब यहाँ से x निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, एकदम आसान है। अब चलिए, ये तो हुआ, यहाँ पे पहले क्या था, x का y का मान आया है 24, ठीक है। मान लीजिए कि y है यहाँ पे दे दे, y यहाँ पे दे दे और पूछे कि y का मान क्या होगा, तो क्या था, वही तो प्रोसेस है, y कहीं भी रहे, यानी कि हम 24 में y से भाग दिए हैं तो भागफल 12 आया है। इतने टर्म्स को ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब यहाँ से हमको y निकालना है, तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा। ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम y निकाले तो ये जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, यानी कि 24/12 2। अब बताइए ये गुणनखंड वृक्ष में कौन सा ऐसा पहाड़ है जो हमसे सॉल्व नहीं होगा। एकदम सब आसान है, बस उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब गुणनखंड में इससे ज़्यादा कोई सवाल, मतलब इससे एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं बनता है। और गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM निकाल लिए। 3 ठो संख्या वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर देते हैं कि उसमें HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 36, 45, 72 दिया है। 36, 45, 72 का HCF एंड LCM निकाले। गुणनखंड विधि से हमको निकालना है, तो वही प्रोसेस है सेम। 36 सबसे पहले छोटी संख्या से ट्राई करेंगे, इसमें 2 से भाग लग रहा है तो आ जाएगा 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब 45 का गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, यानी कि 3। गुणनखंड करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम, यानी कि किसी भी संख्या में भाग देने के लिए हमको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। इस पे हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। 15, ये आ जाएगा 15, फिर 5 से भाग दिए, इसमें भी 3 से ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 से भाग दिएंगे तो 1। अब देखिए, और जैसे हमको 72 का गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले 2 से तो 36, फिर 2 से तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 से तो 3 से तो 1। अब यही प्रोसेस वही है। 36 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 3, 45 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5, और 72 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हाँ, इतना ही है। अब देखिए, इसमें भी कॉमन ढूंढना है, जो तीनों संख्या में कॉमन होगा ना उसी को HCF के रूप में लेंगे। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, मान के चलिए कि इसमें कोनो संख्या एक दूसरे में कॉमन नहीं है। इसमें 2 कॉमन है तो उसमें नहीं है, जो संख्या इसमें है वो इसमें नहीं है, मतलब कोनो संख्या कॉमन नहीं है। एको को संख्या कॉमन ना है ना, तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन है, जब भी कॉमन ना आए तो HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं है। कहीं दिख रहा है आपको 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें भी 3 है, 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 यानी कि तीनों में 2 को 3 कॉमन है।
आप लोग अगर देख पा रहे हो तो यहाँ भी 2 गो 3 है, यहाँ भी 2 गो 3 है और यहाँ भी 2 गो 3 है। तो HCF भी जब भी निकालना हो तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3। देखिए हमको 3 गो संख्या का HCF निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन होगा उसमें से एक को बाहर ले लेंगे। यहाँ भी 2 गो 3 है, इसमें भी 2 गो 3 है, इसमें भी 2 गो 3 है, तो इसमें से एगो 3, इसमें से एगो 3, मतलब कि एक को 3 बाहर ले लिए, तो ये हो जाएगा HCF 9। अब देखिए जब हमको LCM निकालना हो तो जो कॉमन है उसमें से एक को बाहर लेंगे और जो बच जाएगा उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। इसमें 2 गो 2 बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है, यहाँ 3 गो 2 बच रहा है, 3 गो 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 90 180, 180, 180 360, 360 720, 720 1440। इसका आंसर आ गया 1440। ये हुआ HCF। कितना भी संख्या दे आपको गुणनखंड करना है, अगर सब में हर एक संख्या में जो कॉमन होगा उसको HCF के रूप में बाहर निकाल लेंगे, एक भी कॉमन ना आए तो उसका HCF 1 हो जाएगा। ये तो रहा HCF। 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं वो। ये 2 गुणनखंड रहने देते हैं हम, 36 और 45। 36 और 45 हम रहने देते हैं। हम एक साथ में 36 और 45 का HCF भी निकाल पा रहे हैं और LCM भी निकाल ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ना इन संख्याओं और HCF LCM में, तो उसी संबंध को लिखते हैं पहले। ये फार्मूला होता है HCF इंटू LCM, यानी दो संख्या का गुणनफल। ये 10वीं क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 10वीं का ही नहीं, आगे आप कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, अगर मैथ उसमें होगा ना तो ये ज़रूर पूछता है। HCF LCM आपको आगे जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक पढ़ना, ये HCF LCM का ज़रूरत पड़ेगा हमको। रिलेशन क्या है, HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए 10वीं क्लास में हमको सिर्फ 2 ही संख्याओं का HCF और LCM निकालना है और इस पे आधारित हमको क्वेश्चंस भी मिलेगा। अगर आप चाहे तो 3 संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 संख्या लिए थे, तीनों का LCM और HCF गुणा कर देंगे और तीनों संख्या को एक साइड गुणा कर देंगे, मतलब कि ये दोनों टर्म बराबर आएगा। जैसे ये हो गया 36 और 45, इसका LCM 36 45 का कितना आएगा LCM देख लेते हैं। ये 36 में इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 45 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। देखिए ये कॉमन है तो यानी कि HCF हो जाएगा, और एक 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 भी है, तो HCF हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी कि 9। LCM हो जाएगा, देखिए इसमें से 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 और 5 यानी कि 9 5 45 दूना 90 90 180। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रिलेशन कहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है 10वीं कक्षा के लिए भी, 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। इसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये रिलेशन कहता है कि HCF इंटू LCM, HCF यानी कि 9 गुणे LCM यानी कि 180 बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो क्या है, पहली संख्या है 36 और दूसरी है 45, यानी कि 36 गुणे 45, इसको गुणा करेंगे तो 18 नवा 162, 18 नवा 162, ये आ जाएगा 1620। अब देखिए 36 में 45 से गुणा करेंगे, देखिए 1620 किन्हीं 2 संख्याओं, 2 से अधिक संख्याएं भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको 2 ही संख्या के बारे में पढ़ना है 10वीं कक्षा में, तो हम 2 ही संख्या के बारे में बता रहे हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन वही है। अब देखिए इस रिलेशन पर किस किस टाइप का सवाल बन सकता है। हमको कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है।
हमने जब HCF और LCM निकाला था तो 36 का HCF कितना आया था, 3645 का HCF आया था 9 और LCM आया था 180। ठीक है, हम बस इसी क्वेश्चन के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, आगे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है कि HCF ऑफ 36, 45 इक्वल टू 9, तो LCM ऑफ 36, 45 इक्वल टू वाट। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन दिया है कि अगर 3645 का HCF 9 है तो 3645 का LCM क्या होगा, वो इसी फार्मूला पे बनेगा। देखिए क्या दिया है, 3645 का HCF दिया है, यानी कि HCF का मान आ गया 9 और LCM का मान पूछा है तो इसको LCM ही रहने देते हैं। और दो गो संख्या दिया है तो ये जो हमको जब फार्मूला याद है तो दो संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 गुणे 45, कितना आया था 1620 आया था, 1620 आया था। अब LCM हमको निकालना है, LCM क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर LCM निकाले, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। LCM क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 1620/9। अगर इसको गुणा देंगे, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 9 एकम 9, ये आ जाएगा 7, 9 8 72 और ये आ जाएगा 180। LCM कितना आ गया 180, यानी कि इससे पहले हमें जो HCF LCM कितना है 180। हम ये मतलब कि हमारा आंसर सही है कि नहीं आपको डायरेक्टली प्रूफ कराने के लिए इतना हम लिख दिए हैं कि इस फार्मूला के आधार पर किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और जो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए LCM कितना आया 180, इस फार्मूला की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे LCM दे दे 180, क्योंकि हमको पता है कि 36 और 45 का LCM 180 होता है और HCF हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, हम HCF हमसे पूछा है ना तो HCF को HCF ही रहने देंगे और LCM का मान आया 180। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 36 45 का पूछा है तो हमको 36 गुणे 45 लिख देने में क्या बुराई है। अब HCF इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको गुणा करेंगे तो फिर ये 1620 ही आएगा और इसको गुणा करेंगे, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, यानी HCF का मान आ जाएगा 9, इसको भाग देंगे तो 9 ही आएगा आंसर। हम आपके सामने डायरेक्ट प्रूफ कर दिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका जो आंसर आ रहा है वो सही है कि गलत है। आपने इसको देख भी लिया, इससे ज़्यादा LCM और HCF पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक आध सवाल और भी है जो कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जिसको अगले वीडियो में हम ज़रूर पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है HCF की एक बुक में, उसको आपके सामने सॉल्व कर देते हैं, वो भी गुणनखंड से ही बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि 6370 6370 इक्वल टू के इंटू 13 का पावर P। ये दिया है कि 6370 इक्वल टू 2 का पावर M, 5 का पावर N, 7 का पावर K, 13 का पावर P। तो M प्लस N, तो M प्लस N प्लस K प्लस P का मान निकालें। ये क्वेश्चन दिया है, ये भी गुणनखंड पे ही बनेगा। अगर हमको ये निकालना है या जो हमको निकालना है उसके लिए क्या चाहिए, हमको M का भी मान चाहिए, N का भी मान चाहिए, K का भी मान चाहिए, P का भी मान चाहिए। और ये मान हमको मिलेगा कहाँ से, इसका गुणनखंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 6370 इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, अब आएगा 17, 2 8 16, 2 5 10।
8 5 13, 13 1 14, 14 3 17। इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब इसमें 5 से भाग लगेगा, 5 से। तो 5 5 छक्के 30, 1 18, 5 छक्के 30, 1 18, 5 3 15, 7 5 35। जनरली हमको ये 7 13 इनके विभाज्यता का नियम भी पता नहीं रहता है। हमको डायरेक्ट दिया है कि 7 भी आएगा, इसमें 13 भी आएगा, तो पहले 7 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 7 9 63, 7 एकम 7। अब आएगा इसमें देखिए 7 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, हाँ 13 7 91। फिर अब 13 से भाग देंगे तो 1। गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए 63 70, 63 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13। इसको हम पावर के रूप में लिखना चाहे तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा, और 7 का पावर 2 हो जाएगा, और 13 का पावर 1 हो जाएगा। पावर के रूप में पिछले क्वेश्चन हम लिखना सिखाए थे, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए इससे और इससे कंपेयर कीजिए, बेस सेम है तो यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 1, और n का मान आ जाएगा 1, k का मान क्या आ जाएगा। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, सबका बेस सेम है तो पावर जो इसका पावर होगा वो इसके बराबर होगा। जो ये n यहाँ पे 1 के बराबर होगा, k 2 के बराबर होगा, p 1 के बराबर होगा। तो k का मान कितना है 2 और p का मान कितना है 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 2 5। इसमें देखिए गुणनखंड से कैसा भी भूलिया करके सवाल पूछ ले, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको नहीं लगता कि गुणनखंड का क्वेश्चंस इससे एक्स्ट्रा कुछ आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चंस दिखे जो कि हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं बन रहा हो, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।